अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ डॉक्टर मुनज़्ज़ा हियर। आई एम द सीईओ ऑफ मेडिक लाइफ। बेसिकली मेडिक लाइफ इज़ लोकेटेड in Vestige 3 Rawalpindi, and we are working on different medical and health rehabilitation related different projects. तो आज जो इस वेबिनार का मकसद है थोड़ा-सा क्या काफ़ी यूनिक टॉपिक है जिसको लेके मैं इस वेबिनार में हाज़िर हुई हूँ। इसका जो टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो ये है कि हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन में डिजिटल मार्केटिंग का क्या रोल है। उस तरफ आने से पहले हम इस पे बात करेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है, ठीक है? हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल में एक पेशेंट फ्लो कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को इस जिसे कह सकते हैं एडवांस्ड ईरा में कैसे जो है वो सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था आज के वेबिनार का वो ये है कि डिजिटल मार्केटर जो है वो आप कैसे बन सकते हैं और अर्निंग कैसे कर सकते हैं एज अ हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन या मेडिकल एंड रिहैबिलिटेशन डिजिटल मार्केटर। तो उससे पहले आप लोगों के माइंड में अगर एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है मार्केटिंग की, तो वो मुझे कमेंट्स में बताएं कि मार्केटिंग क्या होता है। बेसिकली अगर मैं बताऊं आपको तो मार्केटिंग कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस, ठीक है, उसके बनने से या स्टार्ट होने से लेकर उसकी हमारी जो जनरल पॉपुलेशन है उस तक पहुंचने तक, यानी उसको पहुंचाने के प्रोसेस को, चाहे वो फिजिकल मीन से हो, चाहे वो डिजिटल मीन से हो, किसी भी किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हो, उसको हम कहते हैं मार्केटिंग। तो ये एक जनरल टर्म जो है वो ब्रॉड टर्म है मार्केटिंग, और उसमें से हमने एक पार्ट लिया है डिजिटल मार्केटिंग का हेल्थ सेक्टर में कि डिजिटल मार्केटिंग क्या रोल प्ले कर रही है मेडिकल एंड रिहैबिलिटेशन में। हेल्थ मार्केटिंग क्या होता है? डेफिनेटली जैसे हमने डिस्कस किया कि मेडिकल एंड रिहैबिलिटेशन की जितनी भी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली सर्विसेज, या हम कह सकते हैं कि पेशेंट या डिजीज या फिर हम लोग स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट्स को ही इसमें नहीं कंसिडर करते। हेल्थ एंड मेडिकल या मेडिकल एंड रिहैबिलिटेशन डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग में हम लोग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। मेडिकल एंड रिहैबिलिटेशन डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिकली क्यों ज़रूरी है? To find out the exact target audience, ठीक है, and to facilitate the health sector bodies to generate their spread out their services and to enhance their brand, ठीक है, या ब्रांड पावर को enhance करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके कुछ जिसे कह सकते हैं कि पॉइंट्स हैं जो हम मेडिकल और डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मेडिकल एंड रिहैबिलिटेशन मार्केटिंग में हम डिस्कस करेंगे। वो स्पेसिफिक पॉइंट्स या फिर जिसे कह सकते हैं कि स्टेप्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जिनको हम फॉलो करके एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो जिसे कह सकते हैं कंसर्न होता है डिजिटल मार्केटिंग का, वो क्या है? वेबसाइट डेवलपमेंट। डेफिनेटली अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं या आपने एसोसिएटेड स्किल्स लिए हैं और आप काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क कर चुके हुए हैं, तो आप एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वेबसाइट डेवलपमेंट कोई हम लोग समझते हैं कि बहुत ही मुश्किल होगा, कोडिंग होती है, पता नहीं क्या कुछ होता है। सिंपल वर्डप्रेस जो वेबसाइट्स होती हैं वो हम जो है एज अ डिजिटल मार्केटर बना के हेल्थ सेक्टर को दे सकते हैं और उससे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो अर्निंग का मेथड है जो हम डिजिटल मार्केटिंग में कवर कर रहे हैं वो है वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। वेबसाइट से रिलेटेड और गूगल से रिलेटेड ये वर्ड मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, इसका रोल क्या होता है? दीज आर स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं हमारी प्रैक्टिस को मार्केटाइज करने के लिए, ठीक है। सपोज हम लोग जब अब कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे रिहैबिलिटेशन की सर्विसेज हम दे रहे हैं, ठीक है, उसमें हम फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट्स में, अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे और डिफरेंट गूगल प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है। और उससे क्या बेनिफिट होता है कि जो पेशेंट एक्चुअली जिसको वो कंडीशन होती है, जैसे स्ट्रोक है, ठीक है, पैलिज है, डेफिनेटली वो सर्च करेगा तो उसमें आपका सेटअप या आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं रिलेटेड टू स्ट्रोक, वो जो है वो गूगल सबसे टॉप पर ले आएगा। तो दिस इज द मेन रोल ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली दीज आर कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स हम यूज करके मार्केटिंग को या अपनी जो प्रैक्टिस है उसको एनहांस कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है थर्ड मेथड ऑफ अर्निंग, विच इज कंटेंट मार्केटिंग। जितना आप लोग अच्छे राइटर हैं या आप अच्छे राइटर बनना चाहते हैं या बन सकते हैं, और उससे जितना आप अर्न कर सकते हैं, अनबिलीवेबल अर्निंग हो सकती है उससे पॉसिबल, ठीक है। एक हेल्थ सेक्टर में आप जो है वो बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है कंटेंट क्रिएटर्स की, और उसके अलावा जिसे कह सकते हैं ग्राफिक डिजाइनर्स की, स्पेसिफिकली हेल्थ सेक्टर में। तो ये जो अर्निंग मेथड्स मैं आपको बता रही हूँ, डेफिनेटली दीज आर द स्किल्स जो आप लोग लर्न करके इससे अर्निंग कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सिंपल आपको कुछ जैसे लैपटॉप या मोबाइल की जरूरत है और उसमें आपको लर्निंग की ऐसी जरूरत नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज द मेन सोशल मीडिया मार्केटर। आप लोगों ने जो मुझे ज्वाइन किया है डेफिनेटली वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ज्वाइन किया। अच्छा, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग का रोल क्यों है? पहले वक्तों में और बात थी, जब क्या होता था कि आपका सिंपल जो है वो वर्ड ऑफ माउथ से जो है वो पेशेंट फ्लो बढ़ जाता था। लाइक इन द सेंस कि आपके पास एक पेशेंट आया, आपने उसको ट्रीट किया, ठीक है, आपने उसको सर्व किया, और उसके बाद क्या सीन हुआ कि भाई उसने वो बड़ा सेटिस्फाइड हुआ और उसने जाके दूसरे पेशेंट को बताया कि हाँ ठीक है, मतलब या क्लाइंट को बताया कि मैं फलां डॉक्टर के पास गया था या फलां फिजियो के पास गया था और उन्होंने बड़ी अच्छी फिजियो की या बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दिया मुझे, तो आप भी उसके पास जाइएगा। तो वर्ड ऑफ माउथ नो डाउट अभी भी इंपॉर्टेंट है। वर्ड ऑफ माउथ से आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो अपना पेशेंट फ्लो इन्हांस कर सकते हैं।
लेकिन इट्स एन ओल्ड मेथड, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, नॉट प्योरली अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, हम ये कभी नहीं कह सकते कि वर्ड ऑफ माउथ जो है वो प्योरली एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। तो आप अपने पेशेंट्स को बढ़ाते वक्त ये भी सोचें कि अगर आप बढ़ाना चाहते हैं अपने क्लिनिक पर फ्लो, तो डेफिनेटली आपको एडवांस्ड स्किल्स को जो है वो ज़रूर फोकस रखना है और ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो है वो आप अपनी सर्विसेज को स्प्रेड आउट करके, इन्हांस करके, अपनी जो डिस्प्ले करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। यानी आप अपनी सर्विसेज को भी डेफिनेटली डिस्प्ले कर सकते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, और उसके अलावा आप एज एन एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं जो डिफरेंट एजेंसीज काम कर रही हैं टू एनहांस, या डिफरेंट मार्केटिंग एजेंसीज काम कर रही हैं टू एनहांस द पेशेंट फ्लो। क्योंकि डिफरेंट जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आपने नोटिस किया होगा कि उन सब की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी होती हैं। उसका रीज़न ये है कि दे हायर्ड एन एक्सपीरियंस पर्सन जो डील कर रहे होते हैं उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को। देन वी हैव फिफ्थ मेथड ऑफ अर्निंग थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। फिफ्थ मेथड हमारा क्या है? पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। अब सोशल मीडिया का भी ये पार्ट इसको कंसिडर किया जाता है इस वजह से क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग पे पर क्लिक होती है, लाइक इन द सेंस कि डिफरेंट एड्स, जैसे गूगल के एड्स हो गए और उसके अलावा सोशल प्लेटफॉर्म्स के जो एड्स होते हैं उनकी कैंपेन्स को रन करके, पेड कैंपेन्स आप रन करते हैं और उससे आपकी अर्निंग होती है। इन रिटर्न आप डेफिनेटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पेड कैंपेन रन कर रहे हैं, ठीक है, किसी हेल्थ सेक्टर की, किसी हॉस्पिटल की या क्लिनिक की, आप एक पेड कैंपेन रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो इन रिटर्न आपको उसका पे करते हैं। उसके बाद सिक्स मेथड ऑफ अर्निंग है। हमने 5 मेथड्स पढ़े, अब 6 मेथड कौन सा है मेथड ऑफ अर्निंग? दैट इज ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग। अच्छा, मैक्सिमम हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में मैंने ये नोटिस किया पाकिस्तान के लेवल पे, अब्रॉड में तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस सिस्टम है लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है ये मेथड कि आपकी जो पेशेंट्स हैं वो ऑनलाइन बुकिंग करें। अच्छा, आप अब कहेंगे कि नहीं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे ऑलाडॉक, मरहम, मेडिकॉल और उसके अलावा और भी हैं, तिब के नेम से भी हैं, तो वो भी तो ऑनलाइन मेथड ही है। नहीं, आपका अपना मेथड तो नहीं है ना ये ऑनलाइन बुकिंग का, मतलब ये कि वो आप किसी और के रेफरल से आ रहे हैं आपके पास पेशेंट, लेकिन आपका अपनी वेबसाइट पे अपॉइंटमेंट बुकिंग जो है वो सिस्टम होना चाहिए कि आपके जो पेशेंट्स हैं वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट से बुकिंग करा के आपके पास आएँ। तो ये भी एक मेथड है कि आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो है डिजिटल मार्केटिंग के तौर पर आप कैसे सर्व कर सकते हैं कि आप किसी को वेबसाइट जनरेट करके दे रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें फिर आप जो है वो उनको चार्ज करेंगे, उनको अपॉइंटमेंट बुकिंग वेबसाइट जो है जनरेट करके दे रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल चार्ज, और उस लिहाज से आप एक 6 मेथड ऑफ अर्निंग जो है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब 7th मेथड क्या है? पेशेंट टेस्टिमोनियल्स एंड रिव्यूज। अच्छा, अब ये है कि बेसिकली बहुत कम इस पर भी काम हो रहा है, सॉरी टू से, बट ये है कि वी आर वर्किंग ऑन इट बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन कि हम लोग जो है वो प्रॉपर्ली टेस्टिमोनियल्स एंड उस पर काम कर रहे हैं, पेशेंट रिव्यूज़ पे, जिसमें जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके रिव्यूज़ जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनको अपलोड किया जाता है, या अगर कोई पेशेंट प्राइवेसी कंसर्न की वजह से ना अपलोड करने देना चाहता हो तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है? उसकी एक स्टोरी जनरेट करके कॉन्टेंट की फॉर्म में, ब्लॉग की फॉर्म में आप वेबसाइट पर अपलोड कर दें, ठीक है। उससे क्या बेनिफिट होगा कि डेफिनेटली जब पेशेंट को जाएगा आपकी वेबसाइट विजिट करेगा तो वो वहाँ से रिव्यूज़ देखेगा, एक पेशेंट की स्टोरी भी देखेगा डेफिनेटली, तो वो उसके थ्रू वो कन्विंस होगा और आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक करा देगा। तो ये भी वन ऑफ द मेथड, एक तो पेशेंट फ्लो को भी हम साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एनहांस हो सकता है, और साथ साथ हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बीइंग अ डिजिटल मार्केटर आप कौन कौन से स्किल्स को सीख कर आप हेल्थ सेक्टर को सर्व कर सकते हैं एज अ डिजिटल मार्केटर। अच्छा, उसके बाद 8th मेथड ऑफ अर्निंग क्या है? 8th मेथड इज ईमेल मार्केटिंग। ईमेल जो है बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है पूरा जिसमें हम ईमेल्स के थ्रू जो है वो पेशेंट्स को कन्विंस करते हैं। बेसिकली ईमेल हर मोबाइल में होता है, हर मोबाइल फ़ोन में, अब जितने मोबाइल फ़ोन यूजर्स हैं वो डेफिनेटली दे आर यूजिंग ईमेल्स। तो ईमेल जब आती है तो हम ओपन करके देखते भी हैं, लेकिन जब आप किसी डॉक्टर के हवाले से किसी पर्सन को ईमेल शेयर करते हैं तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि हाँ ठीक है, हमें स्पेसिफिकली एक प्रॉपर प्रोफेशनल वे में ईमेल भेजी गई है अबाउट डॉक्टर स्पेशलिटीज़। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक पर्सन को तो ईमेल नहीं भेजी जा सकती, तो वही मैंने आपको जिक्र किया, आजकल इस तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं जो डेवलप हो चुके हैं जिनके थ्रू आप मार्केटिंग करके अर्निंग कर सकते हैं, और एक बल्क में ईमेल्स जो हैं वो एट अ टाइम विद सिंगल क्लिक आप एक बल्क ईमेल्स जो है वो शेयर कर सकते हैं टू पेशेंट्स। देन 9th मेथड क्या है? मोबाइल मार्केटिंग, जिसमें हमने एक मेथड पढ़ लिया ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, उसमें मोबाइल में मार्केटिंग में भी ईमेल मार्केटिंग आता है। एक मेथड है एसएमएस मार्केटिंग, ठीक है, एसएमएस मार्केटिंग बहुत अरसे से यूज़ हो रहा है, ठीक है, लेकिन आजकल का बेस्ट वे ये है कि आप विदाउट कॉस्ट उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अगर आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है तो डेफिनेटली उसमें ऑप्शंस होते हैं, आप अगर उसमें पेशेंट की डिटेल्स डाल रहे हैं तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी होता है, तो आप एक सिंगल क्लिक से एसएमएस मार्केटिंग के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं एज अ एसएमएस मार्केटर टू एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर, ठीक है। और उसके अलावा मोबाइल मार्केटिंग में थर्ड जो मार्केटिंग आ जाती है दैट इज व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप मार्केटिंग एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है बल्क व्हाट्सएप, उसके थ्रू होती है जिसमें आपकी एक पूरी फाइल होती है, CSV फाइल होती है जो कि अपलोड की जाती है एक्सेल शीट, उसमें कॉन्टैक्ट्स होते हैं और वो कॉन्टैक्ट्स में जितने भी उन कॉन्टैक्ट्स पे व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं, आपकी तरफ से सिंगल कमांड होती है और वो थ्रू आउट जो है वो ऑटो सेंडिंग हो जाते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट्सएप मार्केटिंग एंड इट्स अ पार्ट ऑफ मोबाइल मार्केटिंग। तो अब तक हमने 9 मेथड्स पढ़ लिए हैं जिनके थ्रू आप एक डिजिटल मार्केटर के थ्रू अर्न कर सकते हैं, ठीक है। एंड 10th मेथड इज डाटा एनालिटिक्स या ट्रैकिंग। अच्छा, अब डाटा एनालिस्ट के तौर पे आप किस तरह से काम कर सकते हैं? सपोज एक हॉस्पिटल है, ठीक है,
और उसने आपको सोशल कैंपेन के कहा है कि आपने एक सोशल कैंपेन रन करनी है फेसबुक के थ्रू, ठीक है? कि फेसबुक के थ्रू जो है वो आपने मार्केटिंग करनी है। अब डाटा एनालिस्ट क्या करता है कि जो ऑलरेडी उसके वो फेसबुक पेज होता है, उस पे जाता है, वहाँ पे चेक करता है कि कितने पॉपुलेशन जो है वो एक्चुअली है किस-किस फील्ड की। लाइक इन द सेंस कि आपको डाटा एनालिसिस से ये पता चल जाता है कि आपके जो फॉलोअर्स हैं या आपके पेजेस को जिसने लाइक किया हुआ है, वो ज़्यादा मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, उनकी एज क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी हॉबीज़ क्या हैं, मतलब पूरा का पूरा जो प्रोफाइल्स हैं, वो फेसबुक आपको बता देता है। उसके रीज़न वो बल्कि आप एक जैसे कह सकते हैं आप लोग मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि हमारी जो ये जिस तरह की ऐप्स है सोशल ऐप्स, ये हमसे एक्सेस मांगती हैं हमारे सेल फोन्स में। कैसे एक्सेस मांगती हैं कि आप जो है अलाउ करें, परमिशंस वो अलाउ करवाते हैं किस तरह से, आप कैमरा की एक्सेस देते हैं, आप माइक्रोफोन की एक्सेस देते हैं, ठीक है? तो ये जो 2 एक्सेसेस हैं जो हम ऑलरेडी हमारे ऐप को दे देते हैं ईज़िली चुप करके, उस एक्सेस के थ्रू फेसबुक हमें हमारा डाटा जो है वो अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है। और जैसे ही हम लोग जैसे ही वो रिकॉर्ड करता है डेफिनेटली, तो डिफरेंट मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू वो हमारे पास जो है स्पॉन्सर्ड जो पोस्ट हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली एनालिस्ट जो है वो इस पे काम कर रहे होते हैं कि टारगेटेड मार्केटिंग कैसे होगी, और एनालिसिस के जो आफ्टर मार्केटिंग जो पूरी कैंपेन होती है उसका एनालिसिस करते हैं कि इस कैंपेन से इतने पेशेंट्स जो है वो उन्होंने मतलब इतने पेशेंट्स जो है इतनी लीड्स जनरेट हुई और इतना पेशेंट फ्लो जो है वो बढ़ा है इस कैंपेन से। तो बेसिकली ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बेस्ट वे है जिसके तौर पे आप काम कर सकते हैं बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल। अच्छा, हेल्थ प्रोफेशनल ही क्यों? उसका मैंने आपको ये बताया था कि क्यों ज़रूरी है। द रीज़न इज़ कि जो डिफरेंट मार्केटर्स काम कर रहे होते हैं, उनको इतना ज़्यादा हेल्थ से रिलेटेड नॉलेज नहीं होती है, ठीक है? लेकिन जब हम हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पे इन कैंपेन्स को रन करते हैं, तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि कोई भी डिज़ीज़ है या कोई भी कंडीशन है, उसका बैकग्राउंड क्या है और उसको हम बेस्ट पॉसिबल वे में किस तरह से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। देन वी हैव सेकंड कैटेगरी दैट इज़ एजेंसी एम्प्लॉयमेंट। मतलब एक और मेथड आ जाता है जो कि आप किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एजेंसी एम्प्लॉयमेंट। आप किसी भी मार्केटिंग एजेंसी को जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? जो कि स्पेसिफिकली हेल्थ मार्केटिंग पे काम कर रही है, ठीक है? लाइक अस आई एम नॉट मार्केटिंग माय प्रोजेक्ट, बट इन सिंपल मैं एग्जांपल के लिए यूज़ कर रही हूँ कि वी आर मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है? और अगर आप में ये स्किल्स हैं हेल्थ डिजिटल मार्केटिंग के, तो आप हमें एज अ मार्केटर जॉइन कर सकते हैं। देन वी हैव थर्ड कैटेगरी दैट इज़ कंसल्टिंग। कंसल्टेंसी बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग अन्य अर्न कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप लोग हेल्थ सेक्टर में जो सोशल मीडिया कंसल्टेंट हैं वो बन सकते हैं डिजिटल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको हासिल करके। तो दिस इज़ द थर्ड कैटेगरी दैट यू कैन यूटिलाइज। देन आ जाता है अफिलिएट मार्केटिंग। बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल, आप जो है वो अफिलिएट मार्केटर भी बन सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कोई भी प्रोडक्ट है सिर्फ उसी को सेल करें, आप किसी सर्विस के मार्केटर भी बन सकते हैं अफिलिएटेड, लाइक इन द सेंस कि आप अपना प्लेटफॉर्म जनरेट करें, ईदर इट्स अ फॉर्म ऑफ वेबसाइट, ईदर इन द फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ईदर इन द फॉर्म ऑफ व्हाट्सएप, ठीक है? व्हाट्सएप और डिफरेंट जो सोशल मीडिया, खैर व्हाट्सएप सोशल मीडिया में ही आता है, लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनको आप या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग जो है वो इट्स अ काइंड ऑफ रेफरल इन द सेंस, या आप अगर क्लाइंटेज पे काम करें ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, क्लाइंट्स बना कर दे रहे हो और अपना कमीशन अर्न कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है? आप काम इंडिपेंडेंट करें, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उनके एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन ये है कि यू आर डूइंग देयर मार्केटिंग इनडायरेक्टली एंड यू आर रनिंग योर ओन बिजनेस। मतलब वो आपका अपना बिजनेस है लेकिन आपको बैकअप जो है उस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड अफिलिएट मार्केटिंग। Then you have an option of selling educational resources. You can write a book regarding health. You can write you can make a course जो research based हो proper, ठीक है? और आप उसको sell कर सकते हैं, and this is also a part of digital marketing. Then we have sixth category that is speaking engagements. You can become a speaker on social platforms like जैसे अब मैं एक webinar कर रही हूँ, ठीक है? एंड आई एम माई ओन ऑर्गेनाइजेशन और मैं इसके लिए कोई पे नहीं ले रही, डेफिनेटली इट्स अ फ्री वेबिनार, और मैं आप लोगों को जस्ट गाइडेंस दे रही हूँ कि आप हेल्थ प्रोफेशनल के तौर पे कैसे अर्निंग कर सकते हैं और अपनी अर्निंग को या अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे इन्हांस कर सकते हैं इस एडवांस्ड ईरा के अकॉर्डिंग। तो ये जो डिफरेंट मेथड्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें से एक मेथड ये है कि आप जो है वो एक बेस्ट स्पीकर भी बन सकते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छे हैं, तो आप ऑनलाइन हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को डिस्कस कर सकते हैं और उससे भी आपकी अर्निंग हो सकती है। देन वी हैव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है? अच्छा, ये एक सेवंथ कैटेगरी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग इज़ द बेस्ट वे कि आप जो है वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? आप किसी भी एजेंसी या किसी भी हेल्थ रिलेटेड या हॉस्पिटल या क्लिनिक को आप एज एन इन्फ्लुएंसर डील कर सकते हैं। तो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए डेफिनेटली आपके अच्छे फॉलोअर्स और सोशल जो आपका प्लेटफॉर्म है उसमें आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत एक्टिव होनी चाहिए। देन वी हैव थर्ड टॉपिक ऑफ कंसर्न
जो वो है हाउ टू इंक्रीज योर पेशेंट फ्लो, ठीक है, जो हम प्रीवियसली डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप अपने हॉस्पिटल या क्लिनिक का पेशेंट फ्लो कैसे बढ़ा सकते हैं, और ये उनके लिए भी है जो किसी और हॉस्पिटल और क्लिनिक का पेशेंट फ्लो बढ़ा सकते हैं। इन रिटर्न दे विल पे फॉर इट, दे विल गेट पेड फॉर इट, ठीक है। तो सबसे पहला तो मेन टॉपिक या मेन जैसे कह सकते हैं कि थीम होना चाहिए, वो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस होना चाहिए, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग को डिस्कस करें तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो या हम अगर मार्केटिंग नहीं भी करें तो हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। हम अगर कोई पेशेंट ट्रीट करें तो डेफिनेटली हम जब तक उसको उसका रिव्यू जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं शो करेंगे तो ऑनलाइन पेशेंट हमारे मुश्किल है कि वो बन पाए, और वर्ड ऑफ माउथ से इतना ज़्यादा हम अपनी क्लिनिकल सेटअप या क्लिनिकल प्रैक्टिस को स्प्रेड आउट नहीं कर सकते। तो उसके अलावा जो है इनहांस ऑनलाइन प्रेजेंस के नेक्स्ट है लोकल एसईओ, ठीक है। आप अपना जो क्लिनिकल सेटअप है उसका एक लोकल एसईओ जनरेट करें, ठीक है। और लोकल एसईओ का मकसद ये है कि आप अपनी लोकेशन जो है वो गूगल पे ज़रूर शो करें, ठीक है। और वहाँ पे आप लोगों ने जो कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, गूगल के अलावा वेबसाइट तो है, अगर वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल पे यूज़ करें, ठीक है। गूगल पे आप ये लिखें कि बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट नियर मी, या अगर आपका कोई और सेटअप है, मेडिकल सेटअप है, तो बेस्ट डॉक्टर या बेस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट, बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट नियर मी। तो वो जो ये जो कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली ये भी पेशेंट फ्लो को इन्हांस करने के लिए बहुत हेल्प आउट या फ्रूटफुल होते हैं। देन हमारे पास जो थर्ड जो मेथड है पेशेंट फ्लो इन्हांस करने का, दैट इज़ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग। अच्छा, जो मैंने पहले डिस्कस किया कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो बुकिंग है वो किस तरह से हो सकती है। एक तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, ठीक है, जो कि आप ऑनलाइन डेवलप करवा सकते हैं। अगर बजट नहीं है तो बेस्ट बजट फ्रेंडली ये है कि आप जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे ओलाडॉक, मरहम, मेडिकॉल और डिफरेंट हेल्थ फायर, इन वेबसाइट्स पे आप अपनी एक प्रोफाइल बनवाएं। यू कैन सर्च अबाउट माई प्रोफाइल एज वेल, डॉक्टर मुनज़्ज़ा फिजियोथेरेपिस्ट, और आपको इजीली वो मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने तकरीबन अपनी 52 पेशेंट्स जो है वो मैं ट्रीट कर चुकी हूँ जो ऑनलाइन बुकिंग हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने प्रोफाइल बनवा दी, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन वहाँ से भी पेशेंट्स आपके आ सकते हैं। Then we have fifth category या fifth way of increasing patient flow, that is social media marketing, जिसको बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड द थिंग इज टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया। हमें सोशल मीडिया को बेस्ट वे में भी यूज़ हम कर सकते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं उनको पब्लिसाइज करके, मार्केटाइज करके, उससे भी हम अर्निंग कर सकते हैं। देन वी हैव अ कैटेगरी ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है, उससे भी हम अच्छा कंटेंट जो है वो किन मेथड से हम लोग जो है वो पेशेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो आप पेशेंट्स को प्रेजेंट करें, ठीक है, रिव्यूज उनके जो है वो आप दे सकते हैं, और वो भी इट्स अ काइंड ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। उसके अलावा आप किस तरह से कर सकते हैं, आप अपने पेशेंट का जो टेस्टिमोनियल है उसको वेबसाइट पे दे सकते हैं। एंड थर्ड मेथड इज कि आप जो है वो कोई भी कंडीशन लें, ठीक है, जो कंडीशन आप बेस्ट ट्रीट कर सकते हैं, आप वो कंडीशन जो है वो उसको एलैबोरेट करें इन सिंपल कंटेंट के फॉर्म में कि ये कंडीशन फिजियोथेरेपी की डोमेन में या क्लिनिकल प्रैक्टिस जो अगर हम करें कोई भी रिहैब से रिलेटेड, इधर स्पीच थेरेपी या कोई भी प्रोफेशनल है, हेल्थ केयर रिहैब के प्रोफेशनल है, तो आप उसको एक कंटेंट की फॉर्म में, एक बेस्ट ब्लॉग की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी पेशेंट है उसको देखेगा, उसको पढ़ेगा, तो डेफिनेटली वो क्लिक करेगा टू बुक अपॉइंटमेंट फ्रॉम यू, कि आपने ये लिखा है तो उसका मतलब है आपका एक्सपीरियंस हो चुका है इन पेशेंट्स पे और आपने ये पेशेंट्स ट्रीट किया तो इसका ये आउटकम आया था, ठीक है। तो डेफिनेटली एक स्टोरी की फॉर्म में जब आप कोई डिजीज या कंडीशन भी लिखते हैं तो उससे भी इन रिटर्न आपका पेशेंट जो है वो इंक्रीज हो सकता है। देन यू हैव द ऑप्शन ऑफ लोकल पार्टनरशिप्स। अच्छा, लोकल पार्टनरशिप्स किस तरह से, मैक्सिमम क्या होता है, मैंने जो नोटिस किया है कि क्लिनिक पे आप जो है वो ओपन कर लेते हैं, क्लिनिक आप स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आप लोग जो अपनी इर्द गिर्द जितनी शॉप्स हैं या जितने भी बिजनेसेस हैं, ऑफिसेज हैं, आप उनको निगलेक्ट कर देते हैं। हालांकि वो जितना आपका फ्लो बढ़ा सकते हैं इतना कोई भी नहीं। आपके अगर किसी ऐसी प्लेस पर आपका क्लिनिकल सेटअप है जैसे लाइक इन दिस कमर्शियल एरिया में है, तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि जो सराउंडिंग में ऑफिसेज और शॉप्स वगैरह हैं, आप उनको पैनल्स कर लें, ठीक है। आप उनको डिस्काउंट्स ऑफर करें, उनको अपनी सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस दें, तो ये एक लोकल जिसे कह सकते हैं पार्टनरशिप जो है वो आपकी बन जाती है उनके साथ, कि उनको आप फैसिलिटेट करें और इन रिटर्न वो आपको फ्लो इन्हांस करें। तो दिस इज द अनदर मेथड ऑफ इन्हांसिंग योर पेशेंट फ्लो। देन वी हैव पेशेंट रेफरल प्रोग्राम। अच्छा, पेशेंट रेफरल, ये तो एक पैनलाइजेशन जो हमने अभी डिस्कस की। देन एक ऑप्शन है कि पेशेंट रेफरल प्रोग्राम आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, पेशेंट रेफरल मैंने काफ़ी सारे वेबिनार्स में भी डिस्कस किया प्रीवियस में भी, कि रेफरल लेना या किसी को रेफरल के लिए कहना ये कोई गलत बात नहीं है। आप किसी कंडीशन के साथ जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं और आपको नहीं पता होता कि आपको जो लंग्स का इशू है या आपको किडनी का इशू है या वटएवर, तो डेफिनेटली लंग्स का इशू है या हार्ट का इशू है, तो वो जनरल फिजिशियन ही आपको कंसल्ट करके रेफर करता है टुवर्ड्स स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी डोमेन्स को क्लियर करें सबसे पहले, उसके बाद वी कैन जनरेट अ रेफरल सिस्टम। हम फिजिशियन से रेफरल ले सकते हैं, हम पेशेंट से रेफरल ले सकते हैं, हम अपने सीनियर्स जूनियर से रेफरल ले सकते हैं, जिस जगह पे हमने क्लिनिकल सेटअप बनाया उसके एसोसिएटेड जितने सेटअप्स हैं हम वहाँ से क्लिनिकल रेफरल ले सकते हैं, ठीक है। तो रेफरल सिस्टम के लिए आपको डेफिनेटली आउटस्पोकन होना बहुत ज़रूरी है और ब्रॉड माइंडेड होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन वी हैव अ वेरी एडवांस्ड मेथड ऑफ इंक्रीजिंग पेशेंट फ्लो, दैट इज टेली रिहैब। टेली रिहैब या टेली मेडिसिन ये बहुत कम है, पेशेंट में अवेयरनेस नहीं है। उसका रीज़न इज उनको लगता है कि ऑनलाइन जितने डॉक्टर्स कंसल्ट करें वो तो वेले हैं, उनके पास तो कोई पेशेंट ही नहीं है और वो बस वैसे ही फ्री हैं और उससे आपको ऑनलाइन अवेलेबल है आपके लिए, हालांकि ऐसा नहीं है।
ऑनलाइन जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं डेफिनेटली वो एक ईज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जो पेशेंट्स घर पर हैं, जैसे बूढ़े हैं बेचारे, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन है और वो नहीं आ सकते क्लिनिक्स पर, और उसके अलावा स्ट्रोक पेशेंट्स हैं, जो बेड बाउंड पेशेंट्स हैं, उनके लिए कंसल्टेंसी की जो है वो बेस्ट वे है। ठीक है, एज ए रिहैब स्पेशलिस्ट आप कैसे सर्व कर सकते हैं उनको? आप उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं जब, तो एक पूरे जैसे कह सकते हैं कि होम केयर है वो, अ काइंड ऑफ होम केयर। तो आपके जो एसोसिएटेड जो जितने भी वो हैं उनके अटेंडेंट्स वगैरह हैं, तो उनको भी नीड पड़ सकती है, और उससे भी आपका पेशेंट फ्लो जो है वो बढ़ता है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ पेशेंट्स जो आउट सिटी हैं, ठीक है, तो वो आउट सिटी के पेशेंट्स आपको जो है वो आपका ऐसा पेशेंट है जो कि आपका फिजिकली नहीं आ सकता, लेकिन जैसे कह सकते हैं ऑल्टरनेटिव वे में वो या इनडायरेक्टली आपको किस तरह से फैसिलिटेट करे, आपके क्लिनिक का बिजनेस को कैसे इनहांस कर सकता है, दैट इज कि वो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन यू विल चार्ज, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका ओवरऑल जो है रेवेन्यू वो इनहांस होगा। देन वी कैन जनरेट पेशेंट रिलेटेड मटीरियल्स, ठीक है, एजुकेशनल मटीरियल्स। मतलब ये कि आप अपनी क्लिनिक को इस तरह से प्रेजेंटेबल बनाएं कि उसमें आप मेंशन करें चीज़ों को कि ये डिजीज स्पेसिफिकली फिजियो की डोमेन में आती हैं, ये स्पीच की डोमेन में आती हैं, ये साइकोलॉजी की डोमेन में आती हैं, और उसके अलावा आप सोशली उसको जो है वो डिस्प्ले करें। तो जब सोशली आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उसको यूज़ करें, फेसबुक पेजेस पे अपलोड करें, तो डेफिनेटली जो आपकी पॉपुलेशन है, आपकी जो ऑडियंस है, वो उसको देखेगी और उससे उसको उसकी नॉलेज इन्हांस होगी, एंड दे विल अप्रिशिएट यू, इन रिटर्न दे विल टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम यू इंशाल्लाह। तो ये डिफरेंट मेथड्स है जिसके थ्रू आप जो है वो अपनी क्लिनिक और या अपने हॉस्पिटल का सेटअप का आप पेशेंट फ्लो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये रेफरल सिस्टम जो हमने डिस्कस किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वन ऑफ देम। मैं इसको अगर समराइज करूँ तो रेफरल सिस्टम और आपकी जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, किस तरह से आप ऑनलाइन प्रेजेंस शो कर रहे हैं या डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं, अब इस तरह से इसके लिए कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझते हैं कि आज आपने एक पोस्ट जनरेट की है, आपने फेसबुक पे बता दिया कि ठीक है वी आर डीलिंग शार्टिका एंड वी आर ट्रेडिंग शार्टिका एंड ऑल दैट, और उसके बाद पूरा वीक गुजर गया, आपने कोई पोस्ट नहीं की फेसबुक पेज पे और या फिर इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड नहीं की, तो डेफिनेटली उस ऑनलाइन प्रेजेंस का आपका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आईडी बना लेना इज नॉट इनफ। जब तक आप वाइड स्प्रेड आप अपनी अवेयरनेस नहीं देंगे अपने स्किल से रिगार्डिंग, यू कैन नॉट इंक्रीज योर फ्लो। ठीक है, तो ये हमारे दो मेन कंसर्न थे। उसके बाद हमने जो टॉपिक कवर करना था दैट इज हाउ टू मैक्सिमाइज योर बिजनेस एक्सपोजर, या हेल्थ या रिहैब सेक्टर के अंदर, मेडिकल या रिहैब सेक्टर के अंदर आप उसको कैसे एक्सपोजर आप अपना कैसे बढ़ा सकते हैं। अब बिजनेस होता क्या है? कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी पर्सन का कोई भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन, ठीक है, जिसको वो मार्केटाइज कर रहा है, तो दैट इज इट्स बिजनेस। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर वो एक स्किल है उसका और वो उसको मार्केटाइज कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में, तो वो उसका बिजनेस है। अब स्किल क्या है? ही और शी इज अ डॉक्टर, ठीक है, और वो उसको मार्केटाइज कैसे करे? डेफिनेटली वो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है वर्ड ऑफ माउथ की तरह, सोशल मीडिया की तरह और डिफरेंट फिजिकल मार्केटिंग मीन्स के थ्रू वो मार्केटाइज कर रहा है। तो उसका मतलब है वो हेल्थ क्लिनिक या मेडिकल या रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी क्लिनिक वो उसका बिजनेस है। ठीक है, अब बिजनेस एक्सपोजर क्या होता है? बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं जो हम कवर करते हैं बिजनेस एक्सपोजर में। नंबर 1, टोटल मार्केट वैल्यू क्या है? आपके बिजनेस की टोटल मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू इन द सेंस कि अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं या फिर स्पीच थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, और आपका एक सेटअप है, तो उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है? ठीक है, अनफॉर्चुनेटली डेफिनेटली हम लोग ये समझते हैं कि स्कोप नहीं है, तो फिर पेशेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, पेशेंट्स ट्रीट कैसे हो रहे हैं? डेफिनेटली बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो कर रहे हैं, और उनका फ्लो भी, उनको तो टाइम भी नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती, उनके डेली आवर्स जो होते हैं वो इतने बाउंड होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका मेथड ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि हमारी जो फील्ड है उसको तो स्कोप ही नहीं है। ठीक है, तो स्कोप बढ़ाने के लिए आप लोग जो है वो डिफरेंट वेज में काम कर सकते हैं। स्कोप इंसान खुद बनाता है, स्कोप सोसाइटी नहीं बनाती। ठीक है, तो एक तो मार्केट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए अपने बिजनेस की। सेकेंड पॉइंट ये है कि टोटल अमाउंट ऑफ रिस्क पता होना चाहिए। मतलब ये कि आपको आपके बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को पॉसिबल रिस्क क्या है। ठीक है, मतलब ये कि अगर सपोज क्लिनिक नहीं चला तो उसका बैकअप कैसे आप मैनेज करेंगे। उसके बाद एक पर्टिकुलर फंड इन्वेस्टेड, कितनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट करें। ठीक है, क्लिनिकल सेटअप है तो डेफिनेटली उसमें काउचेस चाहिए, उसमें फर्नीचर चाहिए क्लिनिकल सेटअप पे। ठीक है, तो ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है इसका टोटल आपको इसका पता होना चाहिए कि ये टोटल कैपिटल कितना है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप इन 3 चीज़ों को हम कहते हैं कि ये आपका बिजनेस एक्सपोजर है। अब इस एक्सपोजर को मैक्सिमाइज किस तरह से कर सकते हैं फॉर सक्सेस, मतलब सक्सेस की तरफ आप इस तरह से लेके जा सकते हैं। डेफिनेटली आपने जब आप स्टार्ट करते हैं, कोई स्टार्टअप लेते हैं, तो हमारा मैक्सिमम लोगों का जो पाकिस्तान में ट्रेडिशनल मार्केटिंग चल रही है उसमें फोकस क्या होता है कि आपने जो है वो आपने बस एक सिंपल ट्रेडिशनल मार्केटिंग करनी है और उसके थ्रू आपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को सेल आउट करना है। लाइक आपने अगर पेशेंट फ्लो बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे कि आप सिर्फ लोकल एक अच्छा सा बोर्ड लगा देंगे अपने क्लिनिक पे, अपने सेटअप पे बोर्ड लगा दिया और इधर उधर लोगों को बता दिया कि हमने क्लिनिकल सेटअप ओपन किया या अच्छी से इनॉग्रेशन कर ली, ठीक है, सेरेमनी कर ली, और आपको लगता है कि ये दैट्स इनफ फॉर मार्केटिंग। हालांकि इस तरह से द थिंग इज कि ये काफ़ी नहीं है। आप लोगों को लिए क्या ज़रूरी है कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करें। आप सोशल मार्केटिंग करें, आप गूगल मार्केटिंग करें, उसके अलावा आप फिजिकल मार्केटिंग करें, आप पैम्फलेट्स वगैरह पे काम करें। तो लोकल ट्रेडिशनल तो पहले ही चल रही है ना, तो आप उसको मजीद इन्हांस करें, आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करें। ठीक है, और उन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप
जो है वो अपने बिजनेस एक्सपोजर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि आप जो है मार्केट वैल्यू को बढ़ाएंगे। जब आप सोशल प्लेटफॉर्म पे अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इससे आपके जो बिजनेस या आपके जो स्किल्स हैं, जो क्लिनिकल स्किल्स हैं, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। मतलब जब तक जाहिलों को पता ही नहीं है कि फिजियोथेरेपी क्या होती है या आपकी सर्विस, इफ यू आर स्पीच थेरेपिस्ट एंड स्पीच थेरेपी की वैल्यू नहीं पता लोगों को, तो डेफिनेटली वो उसको अपने अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग ही इंटरप्रेट करेंगे। इन रिटर्न आपका जो है वो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी और रिस्क जो है वो कम हो जाएगा आपके बिजनेस का। ठीक है, देन इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट पे पब्लिशिंग रेगुलर बेसिस पे करें, एसईओ पे काम करें। ठीक है, गूगल प्रोफाइल आपने डेली बेसिस पे अपडेट करनी है, गूगल माई बिजनेस। अगर नहीं तो फिर डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए और वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप सीख सकते हैं। हमसे भी आप लोग सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रीच आउट टू इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, अच्छा, अब आपने एक क्लिनिकल सेटअप बना लिया तो ये बेस्ट वे है कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है और अच्छे मीन्स में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टिकटॉकर्स, इसके अलावा भी कोई अच्छे लोगों को आप जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि आप हमारे क्लिनिकल सेटअप को मार्केटाइज करें अपने प्लेटफॉर्म्स पर, हम उसका इन रिटर्न आपको पे करेंगे। ठीक है, तो ये भी मैक्सिमाइज करने का एक बेस्ट वे है। और उसके अलावा है ऑफर डिस्काउंट्स जितने जिसे कह सकते हैं कि बेनिफिशियल होते हैं किसी भी स्किल को वो करने के लिए, लाइक पब्लिसाइज करने के लिए, मार्केटाइज करने के लिए, उसकी वैल्यू आप अभी शायद इसका अंदाजा भी आप ना लगा सकें कि डिस्काउंट कितने वैल्यूएबल होते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो है वो या ऑडियंस जो है वो एक, जिसे कहते हैं ना, शुरू से हमारे माइंडसेट बना हुआ है कि हमें कहीं से भी डिस्काउंट मिल जाए, चाहे वो हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो हमारी लोकल मार्केटिंग, डिफरेंट हमारे बिजनेसेस हैं, उन सब में हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि हर सर्विस, कोई भी हम सर्विस ले रहे हैं तो उसमें हमें डिस्काउंट मिल जाए। तो डिस्काउंट हैज मच मोर इंपॉर्टेंस। अच्छा, अब अपने बिजनेस को इस एडवांस्ड ईरा के मुताबिक, अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसको एडवांस्ड ईरा के मुताबिक आप लोग किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो डेफिनेटली आपकी कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आप जितना अपने आप को अवेयर रखेंगे, जितना अपने आपको एक जैसे कह सकते हैं कि चीज़ों के बारे में आपको पता होगा, नॉलेज पता होगी, न्यू इंडस्ट्री का आइडिया होगा आपको, जितने भी प्रोफेशनल स्किल्स हैं, न्यू टेक्निक्स आ रही हैं मार्केट में, डेफिनेटली हेल्थ सेक्टर में, उन सब टेक्निक्स का आपको आइडिया होगा तो डेफिनेटली यू विल एनहांस योर बिजनेस एक्सपोजर एंड यू विल एनहांस योर प्रैक्टिस अप फॉर सक्सेस। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली ये जो हम शॉर्ट सर्टिफिकेशंस लेते हैं और हम समझते हैं कि इसकी कोई वर्थ नहीं है, आप मुझे सिर्फ इस बात का आंसर दें कि क्या आप लोग 0% भी नहीं सीखते उन वर्कशॉप से? डेफिनेटली आप सीखते हैं, कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखते हैं। तो आपकी वो जो लर्निंग है वो रायगां कभी भी नहीं जाती, वो आपका काउंट होता है और इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा काउंट होता है। हम लोगों के माइंड में है कि इंटरनेशनली कोई वर्थ नहीं होती, पाकिस्तान में जो छोटी छोटी सर्टिफिकेशंस हैं, शॉर्ट कोर्सेज हैं, उनकी कोई वर्थ नहीं है। ऐसा नहीं है। आप कुछ भी सीख रहे हैं ना, एक दिन में अगर आप एक वर्ड भी सीख रहे हैं ना, तो उसकी भी सेम वर्थ है जितनी आप किसी लॉन्ग डिग्री या किसी कोर्स की होती है। तो आप लोग ज़रूर सीखें। देन द लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना था वो ये था कि आप एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर क्या होता है या एंटरप्रेन्योर होता क्या? डेफिनेटली एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है और उनको सेल करता है और उसके इन रिटर्न वो अर्न कर रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली इंडिपेंडेंट पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड एज एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमें अगर हेल्थ सेक्टर में देखा जाए तो हेल्थ सेक्टर में आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं? इफ़ यू आर अ स्किल्ड पर्सन, आपके पास कोई भी स्किल है, ठीक है, यू आर अ गुड कम्युनिकेटर, यू हैव ट्रीटमेंट स्किल्स, यू हैव डिफरेंट राइटिंग स्किल्स, ठीक है, तो आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। ठीक है, आप उसको सर्विस को सेल करके या उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस के थ्रू प्रोडक्ट को या उस स्किल के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करके आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अब उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपनी नीश का पता होना चाहिए। व्हाट इज नीश? नीश इज अ स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस, जिसका आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस जो है वो कौन होगी। देन वी हैव सेकेंड ऑप्शन जो हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कि रिसर्च। जितनी आप रिसर्च करें जदीद टेक्नोलॉजीज़ को और जितना आप जदीद न्यू ईरा के अकॉर्डिंग आप अपने आप को मॉडर्नाइज करें, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा जो है वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। देन एक प्रॉपर प्लान जनरेट करें। आप कोई भी सर्विस या कोई भी प्रोडक्ट उसको सेल करें या कोई सर्विस आप सेल करें तो डेफिनेटली उसके लिए एक प्रॉपर प्लान जनरेट करें, दैट इज़ कॉल्ड फिजिबिलिटी। ठीक है, आप अपने बिजनेस की फिजिबिलिटी जनरेट करें। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपने कोई क्लिनिकल सेटअप बनाना है या आपने कोई लैब ओपन करनी है, चलिए लैब को भी ऐड कर देते हैं साथ से। तो अगर आपने लैब ओपन करनी है तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या होगी। ठीक है, उसको आपको ये पता होना चाहिए कि इस मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, आपका कोई भी सेटअप न्यू है तो पहले इस तरह के सेटअप्स कितने बने हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस कैसे मैनेज हो रहे हैं, आप कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे कि आपके एक्सपेंसेस मैनेज हो जाएं। ठीक है, अगर आप ये एक फिजिबिलिटी पे वर्क नहीं करते तो डेफिनेटली आप अन्य इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी ज़ाया है। अभी आपने मैक्सिमम पोस्ट वगैरह देखी होंगी कि आप लोग जो है वो क्या कर रहे होते हैं, आपने ग्रुप्स में पोस्ट वगैरह देखी होगी कि क्लिनिक फॉर सेल, ठीक है, बना हुआ क्लिनिक, रनिंग क्लिनिक फॉर सेल। मतलब ये कि उनसे चल नहीं रहा होता और उन्होंने या तो ब्रॉड शिफ्ट होना होता है या कोई और रीज़न होता है जिसकी वजह से वो क्लिनिक को सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, द थिंग इज़ कि वो एक स्टेबल फेज तक पहुंच नहीं पाते और उसकी वजह से जो है वो उनको मजबूरन अपना क्लिनिक या सेटअप जो है वो सेल करना पड़ रहा होता है। देन टिप नंबर 4 इज़ दैट इज़ बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। ठीक है, आप लोगों को इतना कम्युनिकेटिव और सोशल होना पड़ेगा फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कि आप लोग जो है वो एक अच्छा नेटवर्क बना सकें। आपका सोशल सर्कल या आपका जो ऑनलाइन डिजिटल सर्कल है वो आपको कितना फैसिलिटेट कर सकता है इसका अंदाजा आपको भी नहीं है। तो आप लोगों ने इस पर ज़रूर वर्क करना है कि आप लोग एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क जनरेट करें। ठीक है, टीम बिल्डअप करें जो कि आपके लिए वर्क करें एंड ऑब्वियसली आप उनको बेनिफिट दें और वो आपको इट कैन वर्क एज अ म्यूचुअल बेनिफिट।
देन आपके पास टिप नंबर 5 है, दैट इज एम्ब्रेस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप लोग टेक्नोलॉजी से मुंह कभी नहीं फेर सकते। हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स थे या फिजियोस थे वो डेफिनेटली डिफरेंट मेथड यूज कर रहे होते थे और डॉक्टर्स डिफरेंट मेथड यूज कर रहे होते थे ट्रीटमेंट का, लेकिन अब हर चीज जो है वो मॉडर्न आ चुकी है और हमें उसके साथ साथ चलना होगा। ठीक है, इसके थ्रू ही हम एक बेस्ट एंटरप्रेन्योर या बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं। और देन टिप नंबर 6 इज कि आप अपने साथ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को ऐड करें। कभी भी ये मत सोचें कि यू आर इनफ। ठीक है, आप अकेले ही काफ़ी हैं सबके लिए। आपको टीम्स बिल्डअप करना आना चाहिए, अपने माइंड में होना चाहिए कि आप अच्छे लोगों को अपने साथ ऐड करें। ठीक, देन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। टिप नंबर 7 इज कि आपने मार्केटिंग और ब्रांडिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, आपने अगर एंटरप्रेन्योर बनना है और आपके पास कोई स्किल है तो जब तक आप उसको ब्रांड की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे और अपना टारगेट ये नहीं रखेंगे कि आपने एक ब्रांड बनना, तब तक आप नहीं बन सकते। अगर आपके माइंड में है कि ठीक है मैंने कुएं के मेंढक की तरह लाइफ गुजारनी है तो डेफिनेटली आप उसी तरह से ही रहेंगे। आप उसको स्प्रेड करने का सोचेंगे तो डेफिनेटली जैसे कहते हैं कि खुद ब खुद रास्ते खुलते जाएंगे और आप उसको स्प्रेड आउट कर देंगे। कंटिन्यूस लर्निंग, जो कि मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि लर्निंग बहुत ज़रूरी है। आप थ्रू आउट लाइफ लर्न करते रहते हैं और आप इस चीज़ को आपको माइंड नहीं करना चाहिए कि हम जो है एक्सपर्ट बन गए और अब हमें लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। लर्निंग की ज़रूरत हर लाइफ के हर स्टेज पे होती है। ठीक है, उसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेफिनेटली अगर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आती है तो ही एक अच्छे एंटरप्रेन्योर या अच्छे लीडर या अच्छा जिसे कह सकते हैं बिजनेस पर्सन आप बन सकते हैं। अगर आप एक मंथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्ट कर देते हैं और दूसरे मंथ में आप लोगों को एक्सपेंस मैनेज करना भी मुश्किल है तो डेफिनेटली यू कांट बी अ गुड फाइनेंशियल मैनेजर एंड यू कांट हैंडल एनी काइंड ऑफ बिजनेस। ठीक है, उसके अलावा डेफिनेटली रजिस्टर्ड होना, एक्रेडिटेशन होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर आप रन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो ऑथेंटिक हो, फेक काम नहीं होना चाहिए ताकि आपको कोई इश्यूज़ का किसी भी किस्म के इशू का सामना ना करना पड़े। मैं आपको जनरल टिप्स दे रही हूँ कि आप अपने इस मुल्क के हालात को देखते हुए आप लोग जो है वो अपने स्किल्स को कैसे इन्हांस कर सकते हैं और कौन-कौन से ऑप्शंस हैं। द थिंग इज़ कि आप लोगों को अगर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है तो अपने माइंड में रखें कि आप लोगों ने अपना स्केड्यूल, अपने एम्प्लॉय भी आपने खुद बनना है, अपना एम्प्लॉय भी आपने खुद बनना है और अपना सीईओ भी आपने ही खुद बनना है। ठीक है, अपना खुद टाइम मैनेज करें, खुद टाइम शेड्यूल करें और उसी शेड्यूल को फॉलो करें। अगर आप ये समझते हैं कि जॉब तो 9 टू 5 बहुत मुश्किल है, हम जॉब के लिए इसलिए जॉब को हम इसलिए प्रायोरिटाइज़ नहीं करते कि उसमें बाउंड रहना पड़ता है। तो आप फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ ही नहीं सकते और आप अच्छा एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें भी टाइम बाउंड होना पड़ता है टू सम एक्सटेंट। क्योंकि आपको अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो वो डेफिनेटली टाइम लिमिट होती है और उसको आपने कंप्लीट करना होता है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की एक बेस्ट टिप्स थी जो मैं आपसे डिस्कस की। ओके, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा तरक्की दे और बहुत ज़्यादा खुश रखे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।